गुड मॉर्निंग इंडिया। दोस्तों, एक नया इंटरेस्टिंग सी कहानी में आप सबका फिर से स्वागत है। आज की ये कहानी बहुत ही प्यारी है, तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं और आप ईयरफोन या फिर हेडफोन का उपयोग कर सकते हैं। चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, मैं हूँ प्रीति। आज मैं आप लोगों को अपनी ज़िंदगी की गाथा सुनाती हूँ। ये पहली बार हुआ जब मेरे साथ कुछ ऐसा दास्तां हुआ जो मेरी एक दर्द भरी दास्तां बन गई। हुआ यूँ कि मेरे पति ने एक दिन मुझे सलाह दी कि वैसे भी तुम घर में खाली बैठती हो, तो क्यों ना तुम भी बिजनेस करो। मुझे भी काम करना अच्छा लगता था, तो मैंने झट से हामी भर दी। तो मेरे लिए मेरे पति दीपक ने एक छोटी सी कपड़े बनाने की फैक्ट्री शुरू की और उसका सर्वे सर्वा मुझे ही बनाया। करीब 40 लोग थे और मेरे अंडर काम करते थे। ज़्यादातर वो लोग जो कपड़े रेडीमेड कपड़े बनाते थे। साथ में उन कपड़ों को एक्सपोर्ट करने का भी काम शुरू हुआ। तो इससे पहले मैं अपने पति से बिजनेस की बातें सुनाती, मगर मुझे खुद का बिजनेस करने का कोई अनुभव नहीं था। मेरे पति एक बिजनेस थे। पति का काम शुरू कर तो दिया और मैं भी जाकर फैक्ट्री में बैठने लगी। धीरे धीरे हर कागज पत्र का ध्यान से पढ़ती। अगर कोई दिक्कत आती तो फिर पति से फ़ोन करके पूछ लेती। अक्सर मेरे पति भी आ जाते मेरे काम में मदद करने। उनके एक दोस्त भी थे जो बिजनेस में मेरे पति के पार्टनर थे और मेरे इस नए बिजनेस में मेरे लिए भी पार्टनर थे। वो पार्टनर इसलिए थे क्योंकि उनका एक्सपोर्ट का लाइसेंस था। हमारा माल उनके जरिए ही विदेशों में एक्सपोर्ट होता था। रोज नहीं तो हर दूसरे दिन तो वो मेरे पास आते ही थे। हम दोनों अक्सर बैठकर बिजनेस का इधर उधर की बातें करते। देखने में वो अच्छे थे, मगर मैं उन्हें हमेशा राजेश भाई साहब कह के बुलाती। कभी कभी मुझे लगता कि वो मुझे किसी और नज़र से देखते हैं, मगर अब खूबसूरत थी और कोई अगर आपके आगे आके बैठता है तो कोई आपको देख ही सकता है। और वैसे भी कौन सी मैं दूध की धुली थी। खैर, अब आपको तो पता है कि दीपक कैसे इंसान है, तो मैं हमेशा ही किसी के तलाश में रहती। मुझे कोई अच्छा सा दिखने वाले लोग मिल जाए तो मैं उसे अपना दिल दे बैठती। अब राजेश भाई साहब मेरे नज़दीक आने लगे और धीरे धीरे हम दोनों की दोस्ती भी बनने लगी। फिर एक दिन की बात है, हुआ कुछ यूँ कि मैं 2-3 पैक तो आराम से पी लेती, मगर उसके बाद बह जाती। फिर मुझे पता नहीं चलता मैं क्या अनाप शनाप बोलती रहती, इसलिए मैं नहीं पीती थी। कहीं दारू के नशे में कुछ ऐसा कर दूँ तो। मगर अब राजेश मेरा दोस्त, अच्छे दोस्त बन गए थे। हम कितनी बार बाहर खाने पे जा चुके थे, मगर उन्होंने कभी मुझसे ऐसे कुछ नहीं किया। एक बड़े ही जिम्मेदार दोस्त बने थे वो मेरे। मैं भी उन्हें विश्वास करती थी। हमारा काम भी धीरे धीरे निकल पड़ा था। मेरे पति को भी राजेश पे पूरा विश्वास था। इस दौरान मेरे पति कुछ दिनों के लिए विदेश आना पड़ा। जिस दिन वो गए उसी दिन शाम को राजेश को मेरे पास फ़ोन आया। हेलो प्रीति। मैंने कहा हेलो राजेश, क्या हाल चाल है। वो बोला अरे एकदम बढ़िया, बस एक काम था तुमसे। मैंने कहा कहिए। मुझे ये था काम कि शाम को ड्रिंक का कोई प्रोग्राम होगा या फिर किसी से मिलने जाना होगा। वो बोला मुझे ये था। मैंने कहा कहिए। तो वो बोले मुझे ये था कि शाम को ड्रिंक का कोई प्रोग्राम बनाना होगा या फिर किसी से मिलने जाना होगा। वो बोले मेरे एक्सपोर्ट का लाइसेंस ख़त्म हो रहा है, तो उसके लिए हमारे एक मंत्री जी हैं मुरलीधरन, उससे आज शाम को एम्पॉयमेंट ली है। वैसे तो अपने दोस्त ही हैं, मैं खुद ही आ जाता, मगर मैंने सोचा कि अब हम साथ काम कर रहे हैं तो तुम भी चलो मेरे साथ। तुम भी अपना सोशल सर्कल बनाओ बड़े बड़े लोगों में। कल को हो सकता है तुम खुद का अपना लाइसेंस भी बना लो तो हमारी कंपनी को और भी फ़ायदा हो। मैंने कहा अरे मंत्री से मैं मिल कर क्या करूँगी, आप कह रहे हैं आपके दोस्त हैं तो आप ही मिल लीजिए। मगर जब उन्होंने जोर दी तो मैंने हामी भर दी। कोई बात नहीं, आप बता दीजिए कब चलना है।
शाम को 8 बजे मैरियट होटल में मिलने का प्रोग्राम है। 7:30 बजे मैं बिल्कुल तैयार हो जाऊंगी। मैंने अपना पसंदीदा पिंक शिफॉन की साड़ी पहनी, अच्छा सा मेकअप किया। अब राजेश जी आए जो मुझे देखकर बोले, क्या बात है जनाब, आज तो एक्सपोर्ट विभाग ही लेने का प्रोग्राम है। मैंने भी हंसकर मजाक से हल्की सी हंस दी। करीब 20 मिनट का सफ़र कर हम दोनों होटल पहुँचे। वहाँ बार में जाकर हम लोग एक कोने में सोफे में बैठे और टाइम पास करने लगे, इधर उधर बातें करने लगे। करीब 10 मिनट बाद मंत्री जी आए। मंत्री कुछ भी कहो, काले रंग, घुंघराले बाल, मोटी सी मूछ, मोटे इंसान थे। वो आए और साथ में 2-4 चमचे, मगर मंत्री जी ने उन सबको रोक दिया। हम तीनों बैठकर बातें करने लगे। मंत्री जी के लिए भी सब कुछ खाना वाने का प्रोग्राम आ गया, मगर मंत्री जी ज़्यादा ध्यान मेरी तरफ थे। वो मुझे बार बार देख रहे थे। खैर, मुझे बड़ा अटपटा सा लगा, मगर मेरी ये मजबूरी थी और ज़रूरत भी थी काम के लिए। हालांकि मैंने कहा भी था नहीं, मगर मंत्री ने खुद ही कह दिया, अगर आपको एक्सपोर्ट लाइसेंस चाहिए तो आपको भी बनवा देंगे। राजेश जी ने उस मंत्री की मनसा को भांप लिया, मगर वो कुछ नहीं बोले। मंत्री जी हमारे पास सिर्फ 10 मिनट रुके और फिर वो कुछ खाना वाना खाए और राजेश जी को अगले दिन मिलने का बोलकर चल दी। उसके बाद हम भी खाना खाकर घर आ गए। अगले दिन राजेश जी उस मंत्री से मिलने गए, मगर इस बार मिलने में से 20 दिन निकल गए। ना तो राजेश जी को लाइसेंस बना और न मेरा। इस दौरान मेरे पति विदेश से भी आ गए। उन्होंने भी अपनी लिंक से बड़ी कोशिश की, मगर एक्सपोर्ट लाइसेंस बनने का ही नहीं हो रहा था। फिर एक दिन राजेश जी और मैं मंत्री के आवास गए। वहाँ पर हमने मंत्री जी से थोड़ी बात की और इधर उधर की बात की। कभी आपने भी पीए को डांट देते तो कभी किसी आईएएस अफसर को फ़ोन लगा देते, उनकी क्लास ले लेते। मतलब बेवजह का रोआब दिखा रहे थे, मगर काम की बात नहीं कर रहे थे। हाँ, उनकी नज़र मुझ पे ज़रूर थी, उनकी मनसा। मगर साफ बात ये थी कि वो बड़े ही अजीब इंसान थे। काफ़ी देर तक हम उस आदमी की बकवास सुनकर वापस आ गए। रास्ते में मैंने कहा, राजेश जी, मुझे लगता है ये साउथ इंडियन मंत्री बहुत ही बेकार है। ये चाहता क्या है? मगर कुछ बोल भी नहीं रहा है। राजेश जी बोले, अरे कुछ बोले तो कितना पैसा चाहिए और क्या पैसा चाहिए, मैं सब इंतज़ाम कर दूंगा। मगर ये कुछ बोल ही नहीं रहा है। काम ना होता ना हुआ। राजेश जी का एक्सपोर्ट लाइसेंस एक्सपायर हो गया, तो हमें किसी और बंदे की लाइसेंस पर सामान भेजना पड़ा, मगर वो सामान कस्टम में अटक गया। पता नहीं क्यों वहाँ से सामान आ गया। अब क्योंकि सामान मेरे पति के नाम से भेजा था तो उनका कस्टम में जाना पड़ा, तो कस्टम अधिकारी उनके कस्टडी में ले लिए और कहने लगे आप गलत सामान भेज रहे हैं। पता नहीं क्या क्या इल्ज़ाम लगा दिए। रात तक जब दीपक नहीं आए तो राजेश जी का फ़ोन किया। उन्हें पता किया तो पता चला दीपक को कस्टम की चोरी के दोषी पर गिरफ्तार कर लिया। मैं तो घबरा गई। मैं गाड़ी उठाकर झट से राजेश के घर पहुंची। वहां से हम कस्टम ऑफिस गए और वहां से उस थाने में जहां दीपक को रखा गया। मैं रो रो कर पागल हो रही थी। मेरी वजह से मेरे पति जेल की हवा खा रहे थे। राजेश जी ने मुझे हौसला दिया और दीपक से मिलकर वापस घर आए। अगले दिन राजेश जी वकील से बात करी तो वकील ने दीपक के केस पे कार्रवाई शुरू की। उसी दिन मंत्री जी का फ़ोन आया और दीपक की गिरफ्तारी पर बड़ा अफसोस जताया। न जाने क्यों मेरे मन में विचार चौंधा, और होना हो ये मंत्री जी ने करा है। इसको कैसे पता चला दीपक को कस्टम में गिरफ्तार कर गया है? मैं समझ गई ये क्या चाहता है। मैंने मंत्री जी से कहा, सर आप कुछ कीजिए, अब तो मेरा सहारा बस आप है। वो बोले, अरे मैडम, हम तो जनता के सेवक हैं, आपके भी सेवक हैं। मैं देखता क्या कर सकता हूँ, जो भी होता है मैं आपको बताता हूँ, आप चिंता मत कीजिए। इतना कह के उन्होंने फ़ोन काट दिया। मैं उस वक्त तक काफ़ी परेशान थी। करीब 2:30 बजे उनका फिर फ़ोन आया। उन्होंने मुझे होटल मेरिट में बुलाया और मुझे सब ज़रूरी कागजात लेकर जाने के लिए कहा। दोस्तों, आगे क्या होता है ये आपको इस कहानी के सेकंड पार्ट में बताऊंगी। मिलते हैं इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, बाय।